Hello students, welcome to D Kumar classes। तो आज हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 10 करेंगे। जिन किन्हीं का लेक्चर नंबर 9 छूट गया है वो पहले कर लीजिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड आज का लेक्चर है। तो लेक्चर नंबर 9 में आप लोगों को मैंने बताया था एनालिसिस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन अ मॉलिक्यूल हैविंग कारल कार्बन। मतलब एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें कारल कार्बन है, उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की एनालिसिस। तो टाइप 1 में बताया था कि एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें 1 कारल कार्बन है। तो एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम है, तो कारल कार्बन से जो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं उसे हम स्पेस में 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं। एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम है, उससे जो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसे स्पेस में हम 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं, एक आर कॉन्फ़िगरेशन और दूसरी एस कॉन्फ़िगरेशन। या कह सकते हैं कि एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम है, उसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है और दूसरी लीवो रोटेटरी होती है। इसी में आपको मैंने बताया था इनांसोमर्स, ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो, दर्जा इनांसोमर्स। मतलब एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक काला कार्बन एटम होता है, उसमें एक इनांसोमेरिक पेयर होती है। रेसिक मिक्सर बताया था, इक्विमोलर मिक्सर ऑफ इनांसोमर्स इज कॉल्ड रेसिक मिक्सर। फिर टाइप 2 में बताया था एक ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 डिसिमिलर कारल कार्बन एटम है। तो एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें 2 डिसिमिलर कारल कार्बन एटम है, उसके 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स होते थे, मतलब 4 स्टीरियो आइसोमर होते थे, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव। कौन कौन सी? तो आर आर, आर एस, एस आर और एस एस। ऑब्वियसली आर आर और एस एस एक दूसरे का मिरर इमेज है, और आर एस और एस आर एक दूसरे का मिरर इमेज है, मतलब 2 इनांसोमेरिक पेयर। तो आपको याद रखना है कि एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम होते हैं, उसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं या के 2 स्टीरियो आइसोमर होते हैं। एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें 2 डिसिमिलर कारल कार्बन एटम है, उसके 4 ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, मतलब 4 स्टीरियो आइसोमर होते हैं, जिसमें से आर आर और एस एस और आर एस और एस आर एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। फिर टाइप 3 में बताया था एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें 2 सिमिलर कारल कार्बन एटम होते, उसके टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर होते हैं, जिसमें से 2 ऑप्टिकली एक्टिव होता है और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो इसे याद ही रखते जनरली कि एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम होता है, उसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, आर एस, एक आर और दूसरा एस। एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें 2 डिसिमिलर कारल कार्बन एटम होगा, उसके 4 स्टीरियो आइसोमर होंगे, आर आर, आर एस, एस आर और एस एस। और एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें 2 सिमिलर कारल कार्बन एटम होता है, उसमें 3 स्टीरियो आइसोमर होता है, मतलब 4 से घट जाता है अगर सिमिलर कारल कार्बन आ जाता है। तो क्यों? क्योंकि उसमें आर एस और एस आर आइडेंटिकल हो जाता है। ठीक है, तो इतना तक आपको मैंने बताया था। नॉट टाइप 4 में एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें ज्योमेट्रिकल सेंटर और कारल कार्बन दोनों है। एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें ज्योमेट्रिकल सेंटर और कारल कार्बन दोनों है, तो इसमें भी केसेस है राजू कि एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन। तो अब जरा देखिए, ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब जहां पर सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर हो या जेडी नोमेनक्लेचर हो। जैसे यहां पर क्या है, तो 2 कार्बन। अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिनका छूटा है, तो बोले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का वीडियो जाकर के देखिए। तो यहां पर क्या है, तो ये आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो, वहाँ पर 2 तरह के अरेंजमेंट स्पेस में हो सकती है। एक, तो ये आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर हो। ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, वो ज्योमेट्रिकल सेंटर हुआ। एक ज्योमेट्रिकल सेंटर पर 2 तरह की अरेंजमेंट हो सकती है, सिस ट्रांस कहिए या जेडी कहिए। तो यहाँ पर 2 तरह की अरेंजमेंट स्पेस में हो सकती है।
एक ऐसे अरेंजमेंट जिसमें सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में होगी, दैट इज कॉल्ड सिस फॉर्म। यदि सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में होगी, दैट इज द ट्रांसफॉर्म, मतलब यहाँ पर सिस ट्रांस होगा। और ये आपके कार्बन, एक कारल कार्बन है, मतलब एक ऐसी कार्बन जिससे एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल, एक OH और एक ये ग्रुप है। तो एक ऐसी कार्बन जिससे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होता है, दैट इज कॉल्ड कारल कार्बन। तो ये आपका क्या, तो कारल सेंटर है, या कि एक ज्योमेट्री, ये आपकी ऑप्टिकल सेंटर है, कारल सेंटर या ऑप्टिकल सेंटर है। ये आपका क्या है, तो कारल सेंटर है, मतलब ये कारल कार्बन है। तो यहाँ पर दो तरह की अरेंजमेंट होगी, यहाँ पर दो तरह की अरेंजमेंट होगी। इस कारल कार्बन से जो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, इसे स्पेस में आप दो तरह से अरेंज कर सकते हैं, एक R और दूसरी S। तो एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें ज्योमेट्रिक का सेंटर है और कारल कार्बन है, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें ज्योमेट्रिक का सेंटर है और एक कारल कार्बन है। तो ज्योमेट्रिक का सेंटर पर अगर रिस्ट्रिक्टेड एटम से अटैच सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में होगी तो सिस और दूसरा होगा ट्रांस। तो एक ज्योमेट्रिक का सेंटर पर दो तरह की डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में होती है, एक सिस और दूसरा ट्रांस। और एक कारल कार्बन की दो तरह की डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में हो सकती है, एक R और दूसरी S। तब इन सारे का परमिटेशन कॉम्बिनेशन बिठाइए तो क्या होगी, तो कहेंगे जी पहली तो ये होगी कि इस ज्योमेट्रिक का सेंटर पर पहला, एक ज्योमेट्रिक का सेंटर पर पहला, इस ज्योमेट्रिक का सेंटर पर ऑब्वियसली सिस है, इस ज्योमेट्रिक का सेंटर पर ऑब्वियसली पहला सिस है, यहाँ पर सिस हो सकता है, यहाँ पर मान लीजिए सिस फिक्स कर दिए, तो सिस के साथ एक अरेंजमेंट हो जाएगी R। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर CC रखें, यहाँ इस ज्योमेट्रिक का सेंटर पर सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड, मतलब सिस अरेंजमेंट रहे, यहाँ पर R, दूसरा यहाँ पर सिस अरेंजमेंट रहे और यहाँ पर S, ये दो हो गई। तीसरा क्या संभावना है, तो तीसरा संभावना है कि यहाँ पर मतलब ज्योमेट्रिक का सेंटर पर सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में हो जाए, मतलब यहाँ पर एक अरेंजमेंट पॉसिबल है ट्रांस, यहाँ पर ट्रांस पॉसिबल है, तो ट्रांस के साथ यहाँ पर अगर ट्रांस अरेंजमेंट है तो इस कारल कार्बन पर R हो सकता है। उसी तरह से फोर्थ वन क्या पॉसिबल है, तो फोर्थ वन क्या पॉसिबल है, तो यहाँ पर ट्रांस हो सकता है और यहाँ पर S। तो आप ये आपकी ज्योमेट्रिक का सेंटर, ये आपका कारल कार्बन, तो यहाँ पर सिस ट्रांस, यहाँ पर RS, तो सिस के साथ R हो सकता है, सिस के साथ S, दो अरेंजमेंट होगी, फिर ट्रांस के साथ R, ट्रांस के साथ S, मतलब यहाँ पर सिस अरेंजमेंट हो, यहाँ R अरेंजमेंट हो, यहाँ पर सिस अरेंजमेंट हो, यहाँ पर S हो। तो पहली कॉम्बिनेशन यहाँ पर सिस अरेंजमेंट, यहाँ पर R। दूसरा क्या होगा, तो यहाँ पर सिस अरेंजमेंट हो, यहाँ पर S। तीसरा क्या हो सकता है, तो यहाँ ट्रांस हो और यहाँ पर R अरेंजमेंट हो, यहाँ पर ट्रांस हो, यहाँ पर S। तो 4 तरह की डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकती है, सिस R, सिस S, ट्रांस R, ट्रांस S। अब जरा देखिए, सिस का मिरर इमेज CC होता है। जैसे अगर आप कहें कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है और ये आपका CH3 है, ये सिस फॉर्म में सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में। इसका अगर मिरर इमेज लीजिएगा तो ये H है, ये H है, ये C है। अगर इसका मिरर में लीजिएगा तो ये H है, ये C है, ये डबल बॉन्ड, ये C है, ये आपका H है, ये CH3 है और ये आपका क्या हो जाएगा, तो CH3, मतलब सिस का मिरर में CC होता है। तो बेसिक यहाँ पर देखिए सिस का मिरर इमेज CC होगा, लेकिन R की मिरर इमेज क्या होती है, तो S होती है, आपने पढ़ा है। तो सिस की मिरर इमेज CC होती है, लेकिन R की मिरर, तो ये आपका क्या हो गया, एक दूसरे का मिरर इमेज, सिस की मिरर इमेज सिस, R की मिरर इमेज S। तो ये एक इनांसोमेरिक पेयर हो गया, ये क्या हो गया, इनांसोमर्स। इनांसोमर्स क्या होता है, तो वैसे स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो, दैट इज कॉल्ड इनांसोमर्स। तो एक इनांसोमेरिक पेयर हो गई। और ये ट्रांस का मिरर इमेज ट्रांस, R का मिरर इमेज S, तो ये भी एक इनांसोमर्स हो गया, ये भी एक इनांसोमर्स। इनांसोमर मतलब ऐसा स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो। ठीक है, ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक ज्योमेट्रिक सेंटर और एक कारल कार्बन है, उसके टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर कितने होंगे, तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर, स्टीरियोआइसोमर कितने होंगे। स्टीरियोआइसोमर तो समझते हैं, ऐसी मॉलिक्यूल जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, सिर्फ
रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस डिफरेंट हो, तो इन चारों की मोलिकुलर फार्मूला सेम है, चारों का IUPAC नेम ऑब्वियसली सेम होगा, मतलब सेम स्ट्रक्चर फार्मूला। अंतर क्या है, तो सिर्फ रिलेटिव अरेंजमेंट का, कि यहाँ पर सिस अरेंजमेंट होगी तो यहाँ पर 3D अरेंजमेंट होगी R, यहाँ पर सिस होगी तो 3D अरेंजमेंट होगी S, यहाँ पर अगर 3D अरेंजमेंट S ट्रांस होगी तो ये R, यहाँ पर 3D अरेंजमेंट ट्रांस होगी तो S। तीन चारों की मोलिकुलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, सिर्फ रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस डिफरेंट है। इसे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर कितने होंगे, तो ये 4 और चारों का चारों ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। नाउ केस सेकेंड, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें ज्योमेट्रिकल सेंटर हो और 2 डिसिमिलर कारक कार्बन। एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें ज्योमेट्रिकल सेंटर हो, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूट, तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है और 2 कारल कार्बन, ये आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर है और ये कारल कार्बन है। कार्बन से क्या अटैच है, एक हाइड्रोजन, एक वो एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये कारल कार्बन। यहां भी क्या थी, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन एक वो एक, लेकिन ये इथाइल हो गया। इस कार्बन, ये भी कारल, ये भी कारल। कारल कार्बन मतलब एक ऐसी कार्बन जिससे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो, तो यहाँ पर मिथाइल इज नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन, नॉट इक्वल टू एच, नॉट इक्वल टू दिस ग्रुप, तो ये कारल कार्बन, ये भी कारल कार्बन, लेकिन दोनों डिसिमिलर है। कैसे, तो इस कार्बन से अटैच्ड है मिथाइल, इस कार्बन से अटैच है इथाइल। तो एक कारल कार्बन से जो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, उसे हम स्पेस में 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो एक कारल कार्बन से जो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होता है, उसे हम स्पेस में 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं। कारल कार्बन से जो 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, तो उस सब्स्टिट्यूएंट को हम स्पेस में 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं। एक अरेंजमेंट कहलाएगी R और दूसरी कहलाती S। उसी तरह से इस कारल कार्बन से जो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, उसे स्पेस में हम 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं। एक अरेंजमेंट कहलाती R और दूसरी कहलाती S। उसी तरह से ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ये एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर से, इस ज्योमेट्रिकल सेंटर पर रिस्ट्रिक्टेड एटम से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में होगी तो दैट विल बी कॉल्ड सिस, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट ट्रांस में होगी तो ट्रांस। मतलब आपने पढ़ा है कि एक कारल कार्बन से जो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, उसे 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक अरेंजमेंट होगी R टाइप की, दूसरी S। यहाँ भी इस कार्बन की भी R होगी, अलग टाइप की R होगी, अलग टाइप की S होगी, और यहाँ पर क्या होगा, तो एक सिस दूसरा ट्रांस। अब यहाँ पर अगर हम लोग कॉम्बिनेशन बिठाएं, यहाँ पर अगर हम लोग कॉम्बिनेशन बिठाएं, यहाँ अगर हम लोग कॉम्बिनेशन बिठाते, कॉम्बिनेशन फर्स्ट वन विथ सिस, M विथ सिस के साथ, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा। तो आप कह सकते हैं कि जी यहाँ पर R ले लीजिए, यहाँ पर R ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए सिस फिक्स कर देते हैं, और यहाँ पर R, एक ये कॉम्बिनेशन। दूसरी क्या होगी, तो यहाँ पर आप ले लीजिए R ही ले लीजिए, यहाँ पर आप ले लीजिए सिस, तो यहाँ पर आप ले लीजिए S। तीसरी कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है, तो यहाँ पर आप ले लीजिए S, यहाँ पर ले लीजिए S, यहाँ पर रखिए सिस ही रखिए अभी, है ना, सबसे, और यहाँ पर ले लीजिए R। चौथी कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है, तो यहाँ चौथी कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है, तो यहाँ पर लीजिए S, इसको यहाँ पर भी रखिए सिस, यहाँ पर S। तो ये 4 तरह की कॉम्बिनेशन सिस के साथ हो सकती है। अब जरा देखिए कि R की मिरर इमेज होती S, R की मिरर इमेज S, तो ये दोनों सिस की मिरर इमेज सिस, R की मिरर इमेज S, R की मिरर इमेज, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, इनांसुमर्स। ये क्या है, इनांसुमर्स, ये इनांसुमर्स, ये इनांसुमर्स, ये दोनों क्या है, एक दूसरे का इनांसुमर्स। उसी तरह से सिस की मिरर इमेज सिस, R की S, S की R, R की मिरर इमेज S, सिस की मिरर इमेज सिस, S की R,
तो ये भी क्या है, इनांसोमर्स। इनांसोमर्स क्या होती है, तो वैसे स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो यहाँ टोटल 4 होगा, सिस के साथ 4 तरह की डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकती है स्पेस। उसी तरह से बी में कॉम्बिनेशन विथ एस, कॉम्बिनेशन विथ एस, सॉरी विथ ट्रांस। अब ऐसा करिए, जैसे यहां पर आपने फिक्स कर दिया था कि सिस, तो सिस को यहां पर हमने फिक्स कर दिया है ना, सिस को हमने फिक्स कर दिया, तो सिस को यहां पर फिक्स कर दिए, तो आपने क्या लिया, तो आर को लिया आर के साथ, आर को लिया एस के साथ, फिर एस को लिया आर के साथ, एस को लिया एस के साथ, 4 तरह के अरेंजमेंट। अब उसी तरह से जैसे आपने यहां पर सिस फिक्स कर दिया था, अब की बार क्या करिए, ट्रांस फिक्स कर दीजिए, तो कॉम्बिनेशन क्या बैठेगी, तो वही सेम टू सेम, आर के साथ आर, आर के साथ एस, एस के साथ आर और एस के साथ एस। तो इसमें भी 4 तरह की कॉम्बिनेशन बैठेगी। पहला कि आर, यहां पर कॉन्फिगरेशन आर, ये ट्रांस, ये आर ट्रांस, और ये आर के साथ आर, ये तो ट्रांस ट्रांस रहने देंगे पर है ना, ये आर के साथ आर, आर के साथ एस, एस के साथ आर और एस के साथ एस। यहां पर ट्रांस हमने क्या रखा है, तो फिक्स, ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, ये ट्रांस, ये 4 तरह के अरेंजमेंट बैठेंगे। अब ये देखिए, आर की मिरर इमेज एस, आर की मिरर इमेज एस, तो ये एक दूसरे का क्या है, तो मिरर इमेज है, तो इसको आप क्या कहिएगा, तो इनांसोमर्स, इनांसोमर्स हो गए। इनांसोमर्स मतलब ऐसे स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो। और ये भी क्या हो गई, तो आर की मिरर इमेज एस और एस की आर, तो ये भी क्या है, तो इनांसोमर्स। इनांसोमर्स मतलब ऐसे स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर कितने हो गए, कहेंगे जी 448। मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि 2 ज्योमेट्रिकल सेंटर के कारण हुई और गुना 2 कारल कार्बन है उसके कारण टू दी पावर 2 हो गई, मतलब 8 हो गया टोटल स्टीरियोआइसोमर 8। जिसमें से ध्यान दीजिए, इनांसोमेरिक पेयर कितनी है, तो एक इनांसोमेरिक पेयर मतलब एक जोड़ा जो इनांसोमर है, मतलब एक दूसरे का मिरर इमेज है, ये जोड़ा इनांसोमर से मतलब एक दूसरे का मिरर इमेज है, ये जोड़ा इनांसोमेरिक पेयर है, ये जोड़ा इनांसोमेरिक पेयर है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं, ये नीट और जेईई मेन का नहीं, जेईई एडवांस में पूछा हुआ है एक्चुअली इस तरह का, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो केस 3 में एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें ज्योमेट्रिकल सेंटर है और 2 सिमिलर कारल कार्बन, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें ज्योमेट्रिकल सेंटर है और 2 सिमिलर कार्बन, ये आपके कारल कार्बन, ये भी आपकी कारल कार्बन, दोनों लेकिन सिमिलर है। कि कैसे, तो इस कार्बन से अगर OH है तो इस कार्बन से भी OH है, इस कार्बन से अगर मिथाल है तो इस कार्बन से मिथाल है, इससे हाइड्रोजन है तो इससे हाइड्रोजन है, इससे इधर ग्रुप ऐसा ही है, ऐसे ग्रुप। तो ये दोनों कारल कार्बन क्या है, तो सेम। तो इस कारल कार्बन की मतलब इस कारल कार्बन से जो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसे हम स्पेस में 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं, एक आर कॉन्फिगरेशन दूसरी एस। उसी तरह से इस कारल कार्बन से जो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसे स्पेस में हम 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं, एक आर दूसरी एस। और इस ज्योमेट्रिकल सेंटर पर बेसिस सिस ट्रांस। तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो अगर यहां पर हम सिस फिक्स कर दें, यदि हम लोग यहां पर सिस फिक्स कर देते हैं, तो अगर हम लोग यहां सिस फिक्स कर दें तो कॉम्बिनेशन क्या बैठेगी, तो आर सिस आर, मतलब यहां पर सिस तो फिक्स ही कर दिए, तो आर के साथ आर, आर के साथ एस, मतलब आर के साथ आर, आर के साथ एस, एस के साथ आर और एस के साथ एस, आर के साथ आर, सिस तो फिक्स किया हुआ है, आर के साथ आर, आर के साथ एस, एस के साथ आर और एस के साथ एस। अब जरा देखिए यहां पर दोनों का दोनों कारल कार्बन आइडेंटिकल है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये कारल कार्बन 5 डिग्री क्लॉकवाइज अगर घुमाएगा +5 डिग्री, तो ये कारल कार्बन क्या करेगा, तो ये भी सेम टू सेम है जी, 100% सेम है। तो अगर ये 5 डिग्री क्लॉक घुमाएगा, तो अगर ये भी सेम टू सेम है,
तो ये 5 डिग्री एंटी सॉरी ये भी क्लॉक ही घुमाएगा क्योंकि दोनों सेम है। मतलब टोटल कितनी रोटेशन होगी? तो 10 डिग्री की होगी। ठीक है, उसी तरह से यहां पर आइए, ध्यान, इन चारों की फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल प्रॉपर्टी ऑल सेम ही होती है, बस अंतर होता है ऑप्टिकल रोटेशन का, इसलिए ऑप्टिकल रोटेशन की चर्चा सिर्फ कर रहे हैं। अब जरा देखिए, अगर ये काल कारण 5 डिग्री क्लॉक घुमाएगा तो ये कितना घुमाएगा कि जी अगर R 5 डिग्री क्लॉक घुमाता है तो उसका अगर मिरर में ले लीजिएगा तो -5 डिग्री घुमाएगा। मतलब अगर R 5 डिग्री क्लॉक घुमाता है तो S -5 डिग्री घुमाएगा। मतलब अगर R 5 डिग्री क्लॉक घुमाता है तो S 5 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाएगा। मतलब ये 5 डिग्री क्लॉक तो ये -5 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये S है, तो अगर ये 5 डिग्री क्लॉक घुमा रहा है और इसका अगर S ले लीजिएगा तो ये -5 डिग्री घुमाएगा। ऑब्वियसली ये R है, ये R है, ये क्या करेगा? तो 5 डिग्री क्लॉक घुमाएगा, मतलब 0। अभी देखिए S है, अगर ये 5 डिग्री क्लॉक घुमा रहा है तो ये 5 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाएगा। ये 5 डिग्री अगर क्लॉक घुमा रहा है तो इसका मिरर में लीजिएगा तो 5 डिग्री एंटी क्लॉक, -10। इन चारों में देखिए दोनों तो 0 0 हो गए, मतलब ये आइडेंटिकल हो गया। ये आपका क्या होगा? आइडेंटिकल हो गया। मतलब आइडेंटिकल मतलब क्या होगा? दोनों सेम टू सेम ही है, तो दोनों थोड़ी लिखिए। अगर दोनों 100% सेम है तो दोनों में से कोई एक ही आप लीजिएगा, क्योंकि दोनों सेम ही, आप ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, बात एक ही हुई। तो ये आइडेंटिकल, इसलिए यहां पर आपको क्या होगा? तो आइडेंटिकल मतलब इट इज ओनली वन, ये सिर्फ एक है, मतलब ये क्या है? तो टेक वन। तो टेक वन, दोनों अगर सेम ही है तो कोई एक ले लीजिए, हो गया, खत्म हो गया। तो यहां पर ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, आर का मिरर इमेज, आर का मिरर इमेज, ये इनांसमर्स है, ये दोनों आइडेंटिकल है। तो यहां पर तीन ही है, ये आपका इनांसमर्स है, ये आपका एक मेसो कंपाउंड हो गया, इसमें प्लेनो सिमेट्री आ जाती है, जिसके कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। 0 डिग्री रोटेशन मतलब क्या? ऑप्टिकली इनएक्टिव। 0 डिग्री रोटेशन मतलब क्या? ऑप्टिकली इनएक्टिव। उसी तरह से अब यहां पर अगर ट्रांस के साथ लीजिए, जैसे यहां पर आपने फिक्स कर दिया सिस, अब यहां पर करिए क्या? ट्रांस फिक्स कर दीजिए। जैसे यहां पर सिस के साथ लिए सब R to R, R to S, S R S S, उसी तरह से ट्रांस के साथ R, यहां पर अगर R तो यहां पर R के साथ R लीजिए, R के साथ S लीजिए, S के साथ R लीजिए और S के साथ S लीजिए। तो यहां पर अगर मान लेते हैं कि R, यहां पर वाली जो R है ट्रांस के साथ 6 डिग्री क्लॉक, अब देखिए यहां पर सिस था, इसे 5 डिग्री लिए हैं। अगर हम यहां पर मान लेते हैं ट्रांस के साथ R 6 डिग्री क्लॉक घुमाता है, ट्रांस के साथ अगर 6 डिग्री घुमाता तो ये 100% सेम है ना, कोई अंतर थोड़ी है। तो अगर ये 6 डिग्री क्लॉक घुमा रहा, मतलब इसका R अगर यहां पर 6 डिग्री क्लॉक घुमा रहा, अगर इसका R 6 डिग्री क्लॉक घुमा रहा तो ये तो 100% वही चीज ही है। तो ये भी क्या करेगा? तो 6 डिग्री क्लॉक घुमाएगा, तो नेट रोटेशन क्या होगी? तो 12 डिग्री होगी। अब ये क्या करेगा? तो ये 6 डिग्री क्लॉक घुमा रहा है, इसका अगर S ले लीजिएगा तो ये -6 डिग्री कर देगा, तो 0। ऑब्वियसली अगर ये 6 डिग्री क्लॉक घुमा रहा है तो ये -6 डिग्री घुमाएगा, ऑब्वियसली -6 डिग्री, और ये क्या करेगा? तो +6 डिग्री, मतलब ये क्या हो जाएगा? तो 0। और ये क्या होगा? तो -6 डिग्री, तो ये -6 डिग्री, तो ये क्या होगा? -1। तो ये दोनों क्या है? तो सेम रोटेशन, मतलब ये क्या हो गया? तो आइडेंटिकल हो गया, सेम हो गया, मतलब इन दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। मतलब कोई एक आपको लेना का, टेक वन, एक मेसो कंपाउंड हो गया, क्योंकि ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो गई? तो 0 हो गई। मेसो कंपाउंड क्या होती है? तो ऐसे ही मॉलिक्यूल जिसमें काल कार्बन है और प्लेनो सिमेट्री है, प्लेनो सिमेट्री होने के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो बेसिक यहां पर अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआस्म, ध्यान दीजिएगा इसमें, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआस्म, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआस्मर, स्टीरियोआस्मर की कुल संख्या कितनी होगी? ये स्टीरियोआस्मर, क्योंकि इसका मोलिकुलर, अभी इन सब का मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, सिर्फ रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप स्पेस डिफरेंट है। मतलब ये सारे के सारे स्टीरियोआस्मर, तो ये अलग है, और ये दोनों को मिला करके एक हो गया। ये अलग है 3, ये अलग है 4, ये दोनों को मिलाकर एक 5, एक 6, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआस्मर कितने हो गए? तो 6 हो गए। इसमें से ये जो कॉन्फ़िगरेशन है
प्लेन पोलराइड को घुमा रहा है, ये मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, ये क्या हुआ ऑप्टिकली इनएक्टिव, दोनों मिलाकर के एक ही हुआ। और ये भी घुमा रहा लेकिन एंटी क्लॉक घुमा रहा, ये भी घुमा रहा, ये लेकिन नहीं घुमा रहा। तो मतलब इसमें ऑप्टिकली एक्टिव अगर पूछा जाए, इसमें अगर आपसे पूछा जाए ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो गए, तो इसमें ऑप्टिकली एक्टिव पूछा जाए तो कितना होगा जी? तो ये घुमा रहा है प्लेन पोलराइड को, ये भी घुमा रहा है, ये भी घुमाएगा, ये भी, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हो गया 4। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव और मेसो कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव और मेसो कंपाउंड, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन हो लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण वो प्लेन पोलराइड को नहीं घुमा पाएगा। तो ये दोनों मिलाकर के, ये दोनों तो एक ही चीज़ है। तो ये कि यहाँ पर हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये घुमा नहीं, 0 डिग्री रोटेशन मतलब प्लेन पोलराइड को 0 डिग्री घुमा रहा, मतलब नहीं घुमा रहा, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गई। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये टोटल कितना होगा? तो ये 2। तो ये इसमें ध्यान दीजिए, इसके पहले जब 2 डिसिमिलर कार्बन एटम था तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर 8 हुआ था और 8 का 8 ऑप्टिकली एक्टिव था। लेकिन अगर 2 सिमिलर कार्बन आ गया तो इसमें जो स्टीरियोआइसोमर की संख्या है, सिमिलर आ जाने से जो स्टीरियोआइसोमर की संख्या है वो घट गई 6। इसमें से 4 ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब 4 पीपीएल को घुमा रहा है और 2 नहीं घुमा रहा। ये दोनों एक ही चीज़ है जी, दोनों आइडेंटिकल है, सेम टू सेम हो गया 100%, सेम टू सेम हो गया 100%। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर 6, जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव हो गया 4, ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑब्वियसली 2, मतलब मेसो कंपाउंड 2। तो ये एडवांस में पूछा हुआ है। ये मैं पहले बोल रहा हूँ, ये इस तरह का क्वेश्चन मेन और नीट लेवल का नहीं बल्कि एडवांस में ही पूछा है। तो एडवांस में पूछा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो अब इसका नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का जनरल फार्मूला है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक एग्जाम्पल है, करेक्ट क्वेश्चन में द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियोआइसोमर फॉर अ कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 इज, का टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियोआइसोमर फॉर अ कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 इज। करे एक ऐसे कंपाउंड जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 है, उसके टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियोआइसोमर कितने होंगे? स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियोआइसोमर। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला के स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, तो पहले उसकी अनसैचुरेशन फैक्टर निकालें। अनसैचुरेशन फैक्टर क्या है? तो आपको हमने बताया था नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिफैटिक अल्केन ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड अनसैचुरेशन फैक्टर। किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का, किसी भी कंपाउंड का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिफैटिक अल्केन है उससे कितनी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकाली गई, वही उसकी अनसैचुरेशन फैक्टर या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स कहलाती है। अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला था नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिफैटिक अल्केन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड अपॉन 2। ऑब्वियसली अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने के लिए हैलोजन को एक हाइड्रोजन के बराबर मानते थे, ऑब्वियसली ऑक्सीजन को इग्नोर करते थे, नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन के साथ इग्नोर करते थे। यदि किसी मॉलिक्यूल का अनसैचुरेशन फैक्टर 0 आ रहा, मतलब इसमें ओपन चेन होगी, साइकिल बनने की संभावना नहीं है। ऑब्वियसली अगर किसी की अनसैचुरेशन फैक्टर 1 आई, मतलब ओपन चेन लीजिएगा तो एक पाई बॉन्ड कहीं देना पड़ेगा, या एक साइकिल ड्रॉ करिएगा तो कोई पाई बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा। अगर अनसैचुरेशन फैक्टर 2 आई तो अगर ओपन चेन लेंगे तो 2 पाई बॉन्ड देना होगा, या एक साइकिल देंगे तो 1 पाई बॉन्ड, या 2 साइकिल लेंगे तो कोई पाई बॉन्ड नहीं। तो ऑब्वियसली करा द टोटल नंबर ऑफ साइकिल के स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियोआइसोमर फॉर अ कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 इज। करा C5H10 के टोटल नंबर ऑफ साइकिल के स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियोआइसोमर। तो पहले आपको क्या करना होगा,
तो यहाँ अनसैचुरेशन फैक्टर निकालनी होगी। तो अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिफैटिक अल्केन। तो 5 कार्बन का एलिफैटिक अल्केन लें तो एलिफैटिक अल्केन की जनरल फार्मूला होती है CnH2n+2। तो अगर यहाँ पर n = 5 पुट करेंगे तो हाइड्रोजन एटम की संख्या कितना होने 5 दूनी 10 2 12। तो ये 12 माइनस ये हो गया 10 नंबर ऑफ हाइड्रोजन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिफैटिक अल्केन। तो 5 कार्बन का अगर एलिफैटिक अल्केन होता तो उसमें हाइड्रोजन एटम की संख्या 12 होती फार्मूला के अनुसार 5 दूनी 10 2 12। और यहाँ पर कितना है तो 10/2। तो अनसैचुरेशन फैक्टर कितनी आ रही है तो 1। तो अगर अनसैचुरेशन फैक्टर 1 आ रही इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ओपन चेन लेंगे तो एक पाई बॉन्ड या एक साइकिल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पहले ही क्वेश्चन में लिख दिया साइक्लिक स्ट्रक्चरल आपको लिखना है। तो लिखते हैं पहला साइक्लिक स्ट्रक्चरल क्या होगा? तो पहला साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होगा? तो यहाँ पर लिख रहे स्ट्रक्चरल आसम पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगा? तो पहली जी पॉसिबिलिटी है कि 5 कार्बन का साइकिल हो जाएगा। नहीं, ये 5 कार्बन की साइकिल हो जाएगी। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 1 5 कार्बन की साइकिल हो गई। पहले तो ये पॉसिबिलिटी है ना। हाइड्रोजन छुपा हुआ है, यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ पर 2 बॉन्ड दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर। दूसरा क्या है संभावना? दूसरा कम संभावना क्या है? तो ये 4 कार्बन का साइकिल और 1 कार्बन कहाँ चला जाएगा तो साइड में। तीसरा क्या पॉसिबिलिटी है जी? थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? तो पॉसिबल थर्ड स्ट्रक्चर है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या स्ट्रक्चर संभव है? तो ये 4 कार्बन को गया ना साइकिल, अब दीजिए 3 कार्बन का कर देते बन 3 कार्बन की साइकिल 1 2 ये 3, बाकी 2 कार्बन कहाँ चला जाएगा तो साइड में। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है? तो ये 3 कार्बन का साइकिल हो और ये जो 2 कार्बन है ना एक ही कार्बन पर आ जाए 2। पांचवी पॉसिबिलिटी क्या है? तो पांचवी पॉसिबिलिटी क्या है जी? तो ये आपका हो जाएगा 3 कार्बन का साइकिल रखिए और ये कार्बन इधर ले लीजिए, ये कार्बन इधर। ये 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल स्ट्रक्चरल है। इनका स्टीरियो भी सोचिए। स्टीरियो मतलब स्पेस आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर मतलब स्पेस आइसोमर, स्पेस आइसोमर मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम ऑफ ग्रुप इन स्पेस। स्टीरियो आइसोमर मतलब स्पेस आइसोमर मतलब पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर भी सोचिए। कह द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर फॉर कंपाउंड विथ मॉलिक्यूल। तो ये तो स्ट्रक्चर आपने लिखा। पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर मतलब स्पेस आइसोमर कितना हो सकता है? मतलब पॉसिबल 3D, ये पॉसिबल स्पेस आइसोमर, पॉसिबल स्टीरियो मतलब स्पेस आइसोमर मतलब पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर की है। पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर मतलब पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर। अब जरा देखिए इसमें कोई काला कार्बन तो है नहीं। तो यदि कोई काला कार्बन नहीं है, यदि यहां पर कोई काला कार्बन नहीं है, यहां अगर कोई काला कार्बन नहीं है, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में अगर कोई काला कार्बन नहीं है तो उसको 3 डायमेंशनल स्पेस में हमेशा एक ही तरह से अरेंज किया जा सकता है। मतलब उसका पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर हमेशा एक ही तरह का होगा। तो पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर मतलब पॉसिबल स्पेस आइसोमर क्या होगा? तो हमेशा एक ही तरह का होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ काला कार्बन है तो ये नहीं कि क्यों? हमारे इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है। काला कार्बन मतलब क्या? एक ऐसी कार्बन जिससे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो। तो इस कार्बन से क्या है? तो 2 सेम हाइड्रोजन। इस कार्बन से क्या? तो 2 सेम हाइड्रोजन। इस कार्बन से क्या है? 2 सेम हाइड्रोजन। लेकिन इस कार्बन से क्या है? तो कहेंगे जी ये CH3 हो गई, हाइड्रोजन छुपी हुई है ना। इस कार्बन का 3 बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मतलब एक हाइड्रोजन है, तो एक मिथाइल एक हाइड्रोजन है। इधर से जाएगा तब भी CH2 हो गया, इधर से जाएगा तब भी CH2 हो गया, फिर आगे बढ़ेगा तब भी CH2 हो गया। मतलब जैसा इधर है वैसा ही इधर है। मतलब ये भी काला कार्बन नहीं। मतलब इस मॉलिक्यूल में भी कोई काला कार्बन एटम नहीं। तो अगर इस मॉलिक्यूल में कोई काला कार्बन नहीं है, मतलब इसको हम कैसे भी, मतलब इस मॉलिक्यूल में कार्बन से जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको हम स्पेस में अरेंज करेंगे तो हमेशा एक ही तरह की अरेंजमेंट आएगी। 2 तरह की अरेंजमेंट कब आती है? जब मॉलिक्यूल का पास एक काला कार्बन एटम होता है। आपको मैंने बताया ना कि एक मॉलिक्यूल जिसमें एक काला कार्बन एटम होता है
उसकी दो डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में होती है, एक आर कॉन्फिगरेशन दूसरी एस। दो डिसिमिलर कार्बन एटम होगा तो उसमें 4 तरह की डिफरेंट अरेंजमेंट होगी, आर आर, आर एस, एस आर और एस एस। अगर दो सिमिलर कार्बन एटम हो गया तो उसमें 3 तरह की अरेंजमेंट होगी। कौन? तो ये आर आर और एक एस एस। जो आर एस और एस आर होता है दोनों आइडेंटिकल हो जाते हैं, तो याद ही रखिए। तो यहाँ कोई कार्बन नहीं है, मतलब इसका हमेशा एक ही तरह की अरेंजमेंट। उसी तरह से यहाँ पर कोई कार्बन एटम नहीं कि कैसे? तो यहाँ पर इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही, दोनों में यहाँ CH2 है, ये CH3 है। इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक एक हाइड्रोजन है, ये आपका CH2, ये CH2। अब जरा देखिए, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है, एक इथाइल है, जैसा CH2 है वैसा इधर ही CH2 है। मतलब इसमें भी कोई कार्बन नहीं है, मतलब इसमें भी हमेशा क्या होगा, एक ही तरह के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पर आइए, इस कार्बन इसमें है ये CH3 तो आइडेंटिकल हो गया है ना। ये कार्बन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। यहाँ पर ऑलरेडी हाइड्रोजन आइडेंटिकल है, तो यहाँ भी क्या होगा, तो हमेशा एक ही तरह के 3D स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अब इस कार्बन में आइए, इस मॉलिक्यूल में आइए, इस मॉलिक्यूल में कार्बन है कि हाँ, कि कैसे? अब जरा देखिए, इस कार्बन से क्या, तो ये CH3 है नहीं, ये CH3 एक हाइड्रोजन, ये आपका CH3 हाइड्रोजन है, और इधर जाइएगा तब CH2, इधर जाइएगा तब क्या है, तो ये आपका CH है, ये CH3। ध्यान दीजिए, इस कार्बन से क्या है, तो एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, इधर जाएंगे तो CH2 और इधर जाएंगे तो CH3। तो इस कार्बन से चारों का चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है कि कैसे डिफरेंट है, तो एक मिथाइल इज नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन। इस कार्बन से जो 4 बॉन्ड है, एक तरफ मिथाइल एक हाइड्रोजन, इधर जाएगा तो CH2, इधर जाएगा तो CH3, नॉट आइडेंटिकल। तो ये कार्बन आपकी क्या हो गई, तो ये कार्बन हो गई। उस तरह से ये कार्बन क्या है, तो इसे एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, इधर जाएगा तो CH2 है, इधर जाएगा तो CH3 है, मतलब ये भी क्या है, तो कार्बन है। तो यहाँ पर दो कार्बन है, यहाँ पर दो कार्बन एटम, लेकिन ये दोनों का दोनों कार्बन एटम सिमिलर है कि कैसे? तो इस कार्बन से अगर हाइड्रोजन है तो इस कार्बन से भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन से अगर मिथाइल है तो इस कार्बन से भी मिथाइल है। तो यहाँ पर ये दोनों को इधर जाएंगे तो CH2, इधर भी जाएंगे तो CH2। तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा है कि एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें कोई कार्बन एटम नहीं होगी, उसको हम कैसे भी स्पेस में अरेंज करें एक ही तरह की अरेंजमेंट होगी। लेकिन एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कार्बन एटम होगी, उसकी 2 तरह की डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में हो सकती है। मतलब कार्बन से जो 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच, उसे हम 2 तरह से स्पेस में अरेंज कर सकते हैं, एक R दूसरी S। और एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें 2 डिसिमिलर कार्बन एटम होगा, उसको हम 4 डिफरेंट अरेंजमेंट में अरेंज कर सकते हैं, 4 डिफरेंट अरेंजमेंट में अरेंज कर सकते हैं, RR, RS, SR और SS। लेकिन एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें 2 सिमिलर कार्बन एटम है, यहाँ कार्बन एटम कितना, 2 है, सिमिलर है, तो वैसे मॉलिक्यूल में जो 3D पॉसिबल 3D अरेंजमेंट है वो कितना होगा, तो 3, ये टोटल 3। तो पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर कितने होंगे, तो 1 2 3 4 और इसमें 3, मतलब 7। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगी, 7 होगी। JEE एडवांस 2009 में पूछा है, और एक JEE एडवांस 2019 में भी पूछा है। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसको आपको बताता हूँ, ठीक है। तो वन मोर एग्जाम्पल, सिमिलर टाइप, ये प्रीवियस जैसा, लेकिन ये JEE एडवांस 2019, मतलब 2020 तो हुआ नहीं है, 2019 मतलब जस्ट पिछले साल का है। द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स considering both structural and stereoisomer of cyclic ether with molecular formula C4H8OH का टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बताइए, considering both structural and stereo, स्ट्रक्चर और स्टीरियो मतलब स्पेस आइसोमर कंसीडर करते बताइए। ऑफ साइक्लिक ईथर, जानिए साइक्लिक ईथर का रहा, साइक्लिक ईथर विथ मोलिकुलर फार्मूला C4H8OH the total number of isomers considering both structural and stereo isomer of cyclic ether with molecular formula C4H8OH. The total number of isomers considering both structural and stereo isomer of cyclic ether with molecular formula C4H8OH. साइक्लिक ईथर का इस हमें क्वेश्चन में क्या करा कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का साइक्लिक ईथर का, यानी इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का
साइक्लिक ईथर का स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर निकला। स्टीरियो मतलब स्पेस, आइसोमर मतलब 3D अरेंजमेंट कॉन्सिडर करते हुए। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब भी आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर लिखने के लिए कहा जाए तो अनसैचुरेशन फैक्टर निकालेंगे। अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन कॉरेस्पॉन्ड। यहाँ पर दिया हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8O, है कि नहीं? तो यहाँ पर अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि ऑक्सीजन को इग्नोर करिए। तो अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होगी? तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिफैटिक एल्केन। तो अगर 4 कार्बन की एलिफैटिक एल्केन है तो जनरल फार्मूला के अनुसार 4 के एलिफैटिक एल्केन में हाइड्रोजन एटम कितनी होगी? तो n इज इक्वल टू 4 पुट के 4 2 8 2 10 10 माइनस 8 अपॉन क्या? तो 2। तो अनसैचुरेशन फैक्टर 1। मतलब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में और ओपन चेन लेंगे तो एक पाई बॉन्ड देना होगा या एक साइकिल ड्रॉ कर सकते हैं, तो पाई बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा। तो यहां पहले ही लिखा दिया कि आप ओपन चेन सोचिए नहीं, सिर्फ साइक्लिक सोचिए। अब साइक्लिक में भी 2 तरह की होगी इसकी, एक साइक्लिक ईथर होगी और एक अल्कोहल होगा, है ना। इसमें भी 2 तरह की होगी, एक साइक्लिक ईथर होगी और एक साइक्लिक अल्कोहल होगा। तो अगर साइक्लिक अल्कोहल वाला मत सोचिए, सिर्फ क्या सोचिए? साइक्लिक ईथर। तो इसमें एक कॉलम में हम लोग लिखते हैं पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर, पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर, और दूसरे कॉलम में लिखते हैं पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर मतलब स्पेस आइसोमर मतलब 3D स्ट्रक्चर। तो पहला पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगा जी? तो ये 4 कार्बन साइकिल में एक ऑक्सीजन ले लीजिए, साइक्लिक की तरह फॉर्मूला आप देख सकते हैं। यहाँ 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही, मतलब 2 हाइड्रोजन होगी, 2 हाइड्रोजन होगी, 2 हाइड्रोजन होगी, 2 हाइड्रोजन होगी। एक ये हो गया पहला पॉसिबल स्ट्रक्चर। और इसके पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर क्या होंगे? इसके पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर क्या होंगे? तो ये क्या होगी? इसके पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर क्या होंगे? इसके पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर क्या होगा? अब देखिए, स्टीरियो आइसोमर मतलब स्पेस आइसोमर 3D स्ट्रक्चर। तो यहाँ कोई काल कार्बन एटम है कि नहीं? कि कैसे? तो यहाँ दोनों हाइड्रोजन सेम है, CH2 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 CH2। काल कार्बन है ही नहीं। तो यदि काल कार्बन नहीं है तो एक ऐसे मॉलिक्यूल उसमें कोई काल कार्बन नहीं है, उससे जो सब्स्टिट्यूट अटैच्ड है उससे स्पेस में अरेंज करें, वो हमेशा एक ही तरह की अरेंजमेंट देगा। मतलब यहाँ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर इसका हमेशा एक ही तरह का। अब यहां पर आइए सेकेंड वन, दूसरा सेकेंड वन। दूसरा क्या पॉसिबल है कि साइक्लिक ईथर लिखना, ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा पॉसिबल है ऑक्सीजन को आपको साइकिल में ही रखना होगा। तो क्या करिए? तो 3 कार्बन को आप साइकिल में, एक ऑक्सीजन को रखिए और एक कार्बन को साइड में कर दीजिए, एक ही होगा। इसमें काल कार्बन है, देखिए जी, इस कार्बन से क्या अटैच है? तो इस कार्बन से अटैच है एक CH3, इस कार्बन से क्या अटैच है? एक CH3, इस कार्बन से क्या अटैच है? तो एक हाइड्रोजन, और इधर जाएगा तो क्या? तो ये CH2, ये CH2, ये ऑक्सीजन। तो ये आपका क्या है? ये काल कार्बन है। ये आपका क्या है? तो काल कार्बन नहीं। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, इधर गए तो ऑक्सीजन, इधर गए तो CH2। काल कार्बन क्या होता है? तो एक ऐसी कार्बन जिससे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट अटैच। तो यहां पर हाइड्रोजन इज नॉट इक्वल टू मिथाइल, इज नॉट इक्वल टू ऑक्सीजन, इज नॉट इक्वल टू, है ना। अब देखिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 8 हो जाने, 3 1 4 2 6 2 8। तो एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें कोई काला कार्बन एटम नहीं होती थी, उसको स्पेस में हमेशा हम एक ही तरह से अरेंज कर सकते। लेकिन एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक काला कार्बन एटम है, उसको हम स्पेस में 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं, एक R कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा S। मतलब इसके स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल कितने हैं? पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर, इसके स्टीरियो आइसोमर कितने पॉसिबल है? तो 2। कौन सी? तो एक R और दूसरी S। इस काला कार्बन पर एक R कॉन्फ़िगरेशन होगी और दूसरी S होगी, ठीक है।
अब आइए थर्ड वन, तीसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है, तो जरा देखिए, यही रखिए, यही स्केलेटन रखिए, ये स्केलेटन रखिए, लेकिन कार्बन को आप यहां कर दीजिए। तो अगर इस कार्बन को यहां पर मतलब कार्बन मतलब ये CH3 को यहां पर कर दीजिए, तो ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका CH2 हो गया, ये आपका CH2 हो गया। अब यहां कोई कार्बन नहीं, यहां तो ऑलरेडी नहीं है, CH2 है, ये तो नहीं है क्योंकि दो हाइड्रोजन सेम हो गया तो नहीं है। इस कार्बन से क्या है, तो एक मिथाइल एक हाइड्रोजन इधर जाएंगे तो CH2, इधर जाएंगे तो CH2, मतलब जैसा इधर है वैसा इधर है, दोनों साइड से सेम है, मतलब इसमें कोई कार्बन नहीं है। तो एक ऐसी मॉलिक्यूल इसमें कोई कार्बन नहीं है, एक ऐसी मॉलिक्यूल इसमें कोई कार्बन नहीं है, एक ऐसी मॉलिक्यूल इसमें कोई कार्बन नहीं है, अगर इस स्पेस में हम अरेंज करें तो हमेशा एक ही तरह की 3D अरेंजमेंट आएगी, मतलब इसका हमेशा एक ही तरह का स्ट्रक्चर होगा। पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर इसमें कितनी होगी, तो हमेशा एक ही तरह की 3D अरेंजमेंट होगी। मतलब अब क्या हो सकता है, अब फोर्थ वन, चौथी पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगी। अब ये CH3 को अगर यहां करेंगे तो आइडेंटिकल हो जाएगा। अब ऐसा करिए कि दो कार्बन को रखिए किस में, तो दो कार्बन को रखिए साइकिल में और इसे आप साइड में कर दीजिए। ऐसा कर देता हूं मैं, ये हो गया ऑक्सीजन। साइक्लिक किधर लिखना, ध्यान दीजिए, साइक्लिक किधर, अब बाकी दो कार्बन को इधर कर दीजिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस कार्बन से क्या है, क्योंकि इस कार्बन का जो ये आपका ऑब्वियसली ये CH2 है, ये आपका CH2 जहां पर बॉन्ड पूरा नहीं हो रहा वहां पर हाइड्रोजन डाल दीजिए। ये आपका हाइड्रोजन है, यहाँ बॉन्ड दो ही बॉन्ड दिख रहा है, दो नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ दो हाइड्रोजन होगा। लेकिन ये कार्बन आपकी क्या आ रहा है, कैसे कि जी इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है, एक इथाइल है, इधर CH2 इधर O है, तो ये कार्बन आपकी क्या है, तो कारल है। ये कार्बन कारल नहीं, ये कार्बन कारल नहीं, ये कार्बन कारल नहीं। कारल मतलब एक ऐसी कार्बन जिससे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो। तो एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें कोई कारल कार्बन नहीं होती है, उसे हम स्पेस में अरेंज करें हमेशा एक ही तरह की अरेंजमेंट आती। लेकिन एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम है, उसकी 2 डिफरेंट ऑफ अरेंजमेंट होगी, मतलब इस कारल कार्बन से जो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसे स्पेस में 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं। मतलब इस कारल कार्बन की 2 तरह की अरेंजमेंट हो सकती है, एक R कॉन्फिगरेशन और दूसरी S, मतलब इसके 2 पॉसिबिलिटीज। नाउ फिफ्थ वन, अब इसे उठाकर यहां करिएगा तो सेम हो जाएगा। नाउ फिफ्थ वन, पांचवी क्या पॉसिबिलिटी है, तो जरा देखिए जी, फिफ्थ क्या पॉसिबिलिटी है। आप ऐसा करिए कि ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये CH3, ये CH3 और ये CH2, इसमें कोई कारल कार्बन है। देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8O है, 1 2 3 4 कार्बन 6 2 8 हाइड्रोजन, इसमें कोई कारल कार्बन है, नहीं। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से दोनों मिथाइल आइडेंटिकल हो गया। तो यहाँ कारल कार्बन एटम की संख्या कितनी है, ये कोई कारल कार्बन नहीं। तो एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें कोई कारल कार्बन नहीं है, उससे जो तो उस मॉलिक्यूल में जो एटम और ग्रुप अटैच है उसे अगर स्पेस में हम अरेंज करें तो हमेशा एक ही प्रकार की अरेंजमेंट आएगी, मतलब 1 नौ 6 1 9 6 1 9 6 1 6 1 क्या होगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इससे आपका CH3 है और इससे आपका CH3, ठीक है। तो ये अब देखिए इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो ऑब्वियसली ये कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब यहां पर एक हाइड्रोजन छुपी है। इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब यहां पर एक हाइड्रोजन छुपी हुई है। तो ये कार्बन आपकी क्या है, तो कारल है। ये कार्बन है आपकी क्या है, तो कारल की कैसे जी, क्योंकि यहां से एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, इधर जाएंगे तो ऑक्सीजन, इधर जाएंगे तो कार्बन। लेकिन यहां पर कारल कार्बन एटम की संख्या 2 है और दोनों का दोनों क्या है, तो सिमिलर है। यहां कारल कार्बन एटम की संख्या 2 है, यहां कारल कार्बन एटम की संख्या 2 है, लेकिन दोनों का दोनों क्या है, तो सिमिलर है। तो एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें कोई कारल कार्बन नहीं होती है, उसे स्पेस में हम अरेंज करेंगे तो एक ही तरह की अरेंजमेंट। एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम है, उसे स्पेस में अरेंज करें तो 2 तरह की अरेंजमेंट, एक R और दूसरी S। एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें 2 डिसिमिलर कारल कार्बन है, उसे अगर स्पेस में अरेंज करें तो 4 तरह की अरेंजमेंट होगी। और एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें 2 सिमिलर टाइप
ऑफ कार्बन कार्बन है उसकी 3 तरह की अरेंजमेंट होती है। अब इससे छोटा रिंग तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब इसमें कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल ही है। तो अब काउंट कर लेते हैं टोटल कितना हुआ। तो ये हो गया 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 3 10। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर क्या होगा, तो 10। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगी, 10। तो 10 इज द करेक्ट आंसर। जेईई एडवांस 2019 में आया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो वन मोर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में कह रहा था टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर फॉर अ कंपाउंड विथ मोलिकुलर फार्मूला C4H9Cl इज। यदि मोलिकुलर फार्मूला C4H9Cl है तो इसके टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर कितने पॉसिबल है। तो मोलिकुलर फार्मूला है C4H9Cl। जब भी आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर लिखने के लिए कहा जाए तो अनसैचुरेशन फैक्टर निकालिए। अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने का फार्मूला नंबर ऑफ हाइड्रोजन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिफैटिक एल्केन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिवन कंपाउंड अपॉन 2। तो 4 कार्बन की अगर एलिफैटिक एल्केन होगी तो जनरल फार्मूला के अनुसार उसमें C4H10 मतलब 10 हाइड्रोजन होगा, लेकिन यहाँ कितनी हाइड्रोजन है, तो 9। लेकिन अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने के लिए हम हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट मानते हैं, तो 9 1 10 अपॉन 2। तो यहाँ पर अनसैचुरेशन फैक्टर कितनी हो गई, तो 0 हो गई। तो यदि अनसैचुरेशन फैक्टर 0 है इसका मतलब ये हुआ, अनसैचुरेशन फैक्टर 0 है इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप ओपन चेन लेंगे तो कोई पाई बॉन्ड नहीं, और साइकिल बन ही नहीं सकती, क्योंकि साइकिल बनने के लिए मिनिमम कितना कार्बन चाहिए, साइकिल बनने के लिए कम से कम अनसैचुरेशन फैक्टर बनती है, तो यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पर एक कॉलम लिखते हैं पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर, पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर, और दूसरे कॉलम में लिखते हैं पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर, पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर। तो जरा देखिए पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है, तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4 और एक क्लोरीन है। पहला तो ये हो गया फर्स्ट। अब इसमें कोई कार्बन है जीत की नहीं, कि क्यों, देखिए इस कार्बन से क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो यहाँ कोई कार्बन है ही नहीं। कार्बन मतलब एक ऐसे कार्बन जिससे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। तो ये अगर किसी मॉलिक्यूल में अगर कोई भी कार्बन नहीं है, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल इसमें एक भी कार्बन नहीं है, उससे जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसे स्पेस में अगर अरेंज करें तो हमेशा एक ही तरह की अरेंजमेंट देगा। तो इसका मतलब पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर इसमें कितना है, तो हमेशा एक ही तरह की। दूसरी क्या होगी, सेकेंड में दूसरा क्या होगा, तो आप ऐसा करिए कि ये स्केलेटन यही रखिए। 4 कार्बन का तो 2 ही स्केलेटन होता है, एक नॉर्मल एक आइसो होता है, ठीक है। तो एक ये हो गया, अब यहाँ पर स्केलेटन नहीं रखिए। इसमें कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस पर 3 हाइड्रोजन है। इस कार्बन पर 3 बॉन्ड दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा मतलब 1 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन के 2 बॉन्ड दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा मतलब 2 हाइड्रोजन होगी। इस कार्बन की 1 बॉन्ड दिख रही है, 3 नहीं दिख रही मतलब 3 हाइड्रोजन होगी। ये तो एक कार्बन तो आपका कार्बन होगा नहीं, कार्बन होगा नहीं। इस कार्बन से क्या है, तो एक तरफ मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, एक इथाइल, मतलब ये कार्बन है। कार्बन क्या होते थे, एक ऐसे कार्बन जिससे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। तो एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें कोई कार्बन एटम नहीं होती है, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें कोई भी कार्बन नहीं होती है, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें कोई भी कार्बन नहीं होता, उसका हमेशा एक ही टाइप की अरेंजमेंट होती है। जबकि एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कार्बन एटम है, तो कार्बन से जो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसे हम 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं स्पेस में, मतलब 2 स्टीरियो आइसोमर हो सकता है, एक R और दूसरी S। मतलब इस कार्बन से जो 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसकी 2 अरेंजमेंट होगी, एक R कॉन्फिगरेशन और दूसरी S होगी, ठीक है। नौ थर्ड वन, तीसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है, कहेंगे जी 4 कार्बन का आप लीजिए स्केलेटन और एक क्लोरीन यहाँ पर डाल दीजिए, तो क्या होगा, तो सेम टू सेम तो यही हो गया। अगर यहाँ पर डाल देंगे तब क्या होगा, तो ये सेम टू सेम तो ये इसके हो जाएगा, मतलब ये नहीं होगा। तब क्या करेंगे, तब चेन को छोटा करिए, 3 कार्बन का चेन, 1 कार्बन साइड में डालिए, क्लोरीन भी है एक ना, तो ये क्लोरीन यहाँ पर।
अब देखिए काला कार्बन इसमें है कि नहीं, कि कैसे? तो इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही, मतलब 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है लेकिन 1 हाइड्रोजन। तो इधर क्या है आपका? तो CH3 मतलब इसमें कोई काला कार्बन नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मतलब यहाँ काला कार्बन एटम की संख्या कितनी है? तो नहीं है। तो एक ऐसे मॉलिक्यूल इसमें कोई काला कार्बन नहीं होता है, उसे अगर स्पेस में अरेंज करें तो हमेशा एक ही टाइप की अरेंजमेंट होगी। तो बन अब देखिए इस क्लोरीन को अगर हम यहाँ पर ले जाएं, चौथी पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है? 1 2 3 ये, अगर क्लोरीन को यहाँ पर ले जाए, क्लोरीन को यहाँ पर ले जाए तो ये अलग स्ट्रक्चर हो गई। तो यहाँ काला कार्बन है तो नहीं, क्यों? क्योंकि ये CH3 है, CH3 है, CH3 है, ये अगर काला कार्बन है तो हमेशा एक ही तरह का स्ट्रक्चर। अब इस क्लोरीन को अगर यहाँ ले जाएंगे तो सेम टू सेम इसके हो जाएगा। अब कोई स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकती। ध्यान दीजिए 4 कार्बन में 2 ही टाइप का स्केलेटन निकलता है, एक नॉर्मल मतलब सारा कार्बन स्ट्रेट चेन और एक साइड में। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए? तो ये इसका हमेशा एक ही तरह की 3D अरेंजमेंट, इसमें 2 1 3 1 4 1 5। तो यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए? तो 5 स्टीरियो आइसोमर 5 हो गए जी, लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमर 4 ही है। स्टीरियो आइसोमर 5 लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होंगे? तो 4 होंगे। ठीक है, तो वन मोर एग्जाम्पल, द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर possible on monochlorination of 3-methyl pentane is the total number of structural as well as stereoisomer possible on monochlorination of 3-methyl pentane is 3-methyl pentane की मोनोक्लोरिनेशन करेंगे, 3-methyl pentane की अगर मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियोआइसोमर कितने पॉसिबल हो? तो 3-methyl pentane की मोनोक्लोरिनेशन, तो इसके स्ट्रक्चर पर लिखिए 3-methyl pentane क्या है? तो पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, इसमें 3-methyl 1 2 3, ये 3-methyl pentane। इसकी अगर मोनोक्लोरिनेशन करें, मोनोक्लोरिनेशन, ये की मोनोक्लोरिनेशन क्या होती है? तो अगर अल्केन को हैलोजन के साथ, अल्केन को अगर हैलोजन के साथ, अगर अल्केन को हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, अगर अल्केन को हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, अल्केन को हैलोजन के साथ यदि रिएक्शन कराते हैं, तो जब अल्केन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन आ जाता है। जब अल्केन को हैलोजन के साथ यानी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, अल्केन को अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन आ जाता है। तो ऑब्वियसली ये आपका पेंटेन है, इसका मोनोक्लोरिनेशन कराया। मोनोक्लोरिनेशन कैसे कराया जाता है? तो क्लोरीन को लाइट के प्रेजेंस में कराते रिएक्शन, तो क्या होगा? तो हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन आएगा। तो कितनी संभावना है, कहाँ कहाँ पर हाइड्रोजन है वहाँ से क्लोरीन हटा सकता है कि जी यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन आ सकता है, यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन आ सकता है, यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन आ सकता है, यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन आ सकता है। तो ऑब्वियसली पॉसिबल, यहाँ पर पॉसिबल स्ट्रक्चर यहाँ पर हम ढूंढते हैं, पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर, पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसमें पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होगी? तो पहला कि जी ये स्केलेटन होगी 1 2 3 4 5 और ये है 3-methyl pentane, तो ये यहाँ पर हो सकता है। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है? तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये 5 कार्बन का स्केलेटन, यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन आ सकता है। तीसरी क्या पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 4 5 कार्बन का, यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन। उसी तरह से चौथी क्या पॉसिबिलिटी है? बोले स्ट्रक्चर आइसोमर लिख रहे हैं। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है? तो फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है? तो ये 1 2 3 4 5 कार्बन का है।
फोर्थ क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए यहां से अगर हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन डालिएगा तो सेम टू सेम ये हो गया। आईपैक नेम लिख करके देखिए 1 2 3 4 5, ये जगह 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। अब यहां से भी लिख करके देखिए 1 2 3 4 5 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, तो ये दोनों क्या है तो सेम। तो यहां पर आप नहीं दीजिएगा कि यहां देंगे तब, यहां दीजिएगा तब क्या होगा, तो यहां देगा 1 क्लोरो 1 2 3 1 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये भी तो ये चीज है 1 2 3 4 5 1 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन 1 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, तो ये सेम हो गया, ये नहीं होगा। तो ऑब्वियसली इधर क्लोरीन यहां पर अगर आप रखेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ये क्लोरीन को आप यहां रखेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो और क्या होगा, तो ये 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहां पर कार्बन, यहां पर क्लोरीन। ये 2,3 मिथाइल पेंटेन की अगर मोनोक्लोरिनेशन कराएं, मोनोक्लोरिनेशन मतलब क्या हुआ, मोनो मतलब होता है एक, क्लोरिनेशन मतलब क्लोरीन का आना। मोनोक्लोरिनेशन मतलब क्या हुआ, तो मोनो मतलब एक, क्लोरिनेशन मतलब क्लोरीन का आना। तो क्लोरीन कैसे आएगा, तो हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन आता है, मतलब एक हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन आएगा। तो कैसी संभावना है, तो यहां पर हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन आने की संभावना है, यहां पर हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन आने की संभावना है, यहां पर हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन आने की संभावना है, कि यहां पर अगर हाइड्रोजन को हटा क्लोरीन आएगा तो सेम टू सेम हो जाएगा इसके, फिर यहां पर हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन आएगा तो सेम टू सेम हो जाएगा यहाँ इसके, और यहां पर हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन आ सकता है। तो ये 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर संभव है। लेकिन अगर यहां पर आपसे पूछा जाए स्टीरियो कितना संभव है, तो यहां कोई कारल कार्बन है, ढूंढिए, तो यहां कोई कारल कार्बन है, तो ये कार्बन कारल नहीं है, कि क्यों, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन सेम है, 2 हाइड्रोजन सेम है। ये कार्बन कारल है, तो यस ये कारल कार्बन की कैसे, तो इधर आपका CH3, इधर इथाइल है, इधर ऑब्वियसली 1 2 क्लोरो इथाइल, तो ये कार्बन आपकी कारल है। मतलब इसके 2 पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर हो सकते हैं। मतलब इस कारल कार्बन से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसे हम स्पेस में अरेंज करें तो 2 तरह की अरेंजमेंट हो सकती है। अब यहां पर आइए, ये कार्बन से कौन अटैच है, तो एक मिथाइल, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, तो ये क्या है, तो कारल कार्बन है। ये कार्बन कारल है, तो इस कार्बन से एक मिथाइल है, एक इथाइल है, ये यस एक हाइड्रोजन है, तो ये भी कारल है। यहां पर दोनों हाइड्रोजन होगी, यहां दोनों हाइड्रोजन, तो यहां पर 2 कारल कार्बन है, और दोनों का दोनों डिसिमिलर है। कि क्यों, क्योंकि इस कारल कार्बन से अगर क्लोरीन है तो इससे क्लोरीन नहीं है, तो यहां कारल कार्बन एटम की संख्या कितनी है, तो 2 और दोनों का दोनों डिसिमिलर है, इसलिए इसकी पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी हो सकती है, तो 4 पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर। कौन कौन, तो RR RS SR और SS। यहां का कारल कार्बन है कि ये CH3 नहीं होगा, CH2 नहीं होगा, इस कार्बन पर ये इधर इथाइल, इधर इथाइल, ये होगा नहीं, यहाँ होगा नहीं, यहाँ मतलब इसमें कोई भी कारल कार्बन नहीं है। तो अगर इसमें कोई भी कारल कार्बन नहीं है तो एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें कोई भी कारल कार्बन नहीं होता, उसका पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर कितना होगा, तो 1। यहाँ कारल कार्बन है तो बेसी यहाँ तो हो नहीं सकती, यहाँ हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है, यहाँ पर क्या है, तो इधर इथाइल, इधर सेम हो गया, यहाँ भी कारल कार्बन नहीं है, इसलिए यहाँ भी पॉसिबल स्ट्रक्चर कितना, तो 1। तो यहाँ पर पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर कितनी हो गई, यहाँ पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर मतलब पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर कह देते हैं। स्टीरियो आइसोमर कितना पॉसिबल हो गया, तो ये हो गया 2 4 2 6 1 7 1 8, तो 8 इज द करेक्ट आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 3 मिथाइल पेंटेन इज 8 हो गई। एक होमवर्क दे देता हूं मैं, उसको कर करके आप कमेंट करिएगा या व्हाट्सएप करिएगा। व्हाट्सएप नंबर सबके पास चला गया है ना, तो व्हाट्सएप करिएगा तो आ जाएगा मेरे पास। लेकिन व्हाट्सएप करिएगा तो नाम लिख करके, नाम बैच लिख करके, अगर बैच नंबर नहीं है तो सिर्फ नाम लिख करके, है ना, तो ध्यान दीजिए। तो कमेंट करेंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि टोटल नंबर, द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल as well as stereoisomer
of molecular formula C5H11Cl is, इसका निकाल करके यानी स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियोआसन ऑफ मोलिकुलर फार्मूला C5H11Cl is, इसको लिख करिएगा, कर करके कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। ओके बाय।